Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of physics class 12th. So previous episode 18 episode में हमने chapter 1 to chapter number 7 already cover कर लिया है. अब chapter 8 को हम episode number 19 से start करने वाले हैं. Chapter number 8 is all about electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शॉर्ट में ईएम वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. तो जो वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से बनेंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट, वाइब्रेशंस होंगी या ऑसिलेशंस होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में जब आएंगी और वहां पर जब ऑसिलेशंस होंगी तो बनेंगी वेव्स एंड दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, अभी पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर किया था. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इंडक्शन हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड से वेव्स बनेंगे. तो 7 तरह की यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. क्लासीफाई करते हैं इसको हम 7 टाइप्स में. नंबर 1 इज रेडियो वेव्स, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है. माइक्रोवेव्स, जो कि हीटिंग प्रोसेस में यूज होती है. दैट माइक्रोवेव्स ओवन्स में यूज होती है यहाँ पर हमारे पास, और बहुत सी चीज़ों में जहाँ पर हीट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. इंफ्रारेड हमारी लॉन्ग रेंज की जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वहाँ पर यूज होती है. ऑप्टिकल हमारे सिर्फ कलरिंग सिस्टम में, जहाँ पर क्योंकि ऑप्टिकल रीजन ही एक विजिबल रीजन है, बाकी जो वेव्स हैं वो विजिबल नहीं है. ऑप्टिकल रीजन ही विजिबल है. तो ऑप्टिकल विजिबल जो विब और हमारे 7 कलर्स हैं वो हम विजिबल हो सकते हैं, और वही विजिबिलिटी यूज की गई है हमारे अप्लायंसेस में. उसी विजिबिलिटी, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज किया गया है. यूवी रेडिएशंस या यूवी रेज, जो कि सन रेज होती हैं हमारी. एक्स रेज, जो कि हमारी इन द फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेस में एक्स रेज का यूज होता है, जिसकी वजह से हम इंटरनल ऑर्गन्स को या इंटरनल बोन्स को देख सकते हैं. यानी कि वो जो डिसोशिएट है वो इतने अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है वो लाइट, जिसकी वजह से हम वहां पर देख सकते हैं. गामा रेज अभी तक अनस्पेसिफाइड है किस तरह का यूज गामा रेज का होता है, बट दे आर फाउंड इन अ वेरी लो रीजन. बहुत कम अमाउंट में गामा रेज पाई जाती है, और विजिबिलिटी तो इसकी भी नहीं है. विजिबिलिटी ऑप्टिकल वेव्स के अलावा किसी की विजिबिलिटी नहीं है. ना कि हम रेडियो वेव्स को देख सकते हैं कि कौन सा सिग्नल कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ना कि हम माइक्रोवेव्स को देख सकते हैं, ना हम इंफ्रारेड वेव्स को देख सकते हैं. यूवी रेडिएशंस, ये यूवी वेव्स को भी हम नहीं देख सकते, ना कि हम एक्सरेज को देख सकते हैं. सिर्फ ऑप्टिकल रीजन को हम, ऑप्टिकल वेव्स को हम देख सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमारे पास जब पहला टॉपिक आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और यही इस चैप्टर का सोल टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में इस पूरे थ्योरी को एक वाइड एंगल देकर करवाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव बनती है उस वेव का काम क्या होता है. तो ये पूरा वाइड एंगल के साथ इसमें पढ़ाया हुआ है. दैट बाय द फेराडे लॉ, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया चैप्टर नंबर 6, उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं जो सरफेस से लिंक्ड है, अगर हम उसको चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. ठीक है, उस कंडक्टर में जो हमारा टेस्टिंग कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेंस होगा, यानी कि गैल्वेरोमीटर शो करेगा. अब आफ्टर फर्दर रिसर्च, बहुत रिसर्च की गई और ये नतीजा निकाला गया कि इसका एक कन्वर्स इफेक्ट भी होता है, कि वहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था. अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. एक ही बात है कि चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक करंट में तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. पहले हम कहते थे
जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड। अब कहेंगे जहां चेंज भी है, जहां चेंज भी हो रहा है करंट, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। अब एम्पेयर सर्किट और लॉ भी हम कवर कर चुके हैं। वो क्या कहता था? तो वो कहता था कि जो करंट प्रोड्यूस है वो परमिएबिलिटी टाइम्स है अगर हम एक क्लोज लाइन इंटीग्रल लेते हैं बी डॉट डी एल का। यहाँ पर जो बी डॉट डी एल है इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर लेंगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स आएगा करंट के, ठीक है। बट इसको कुछ करेक्शन की जरूरत थी। जो करेक्शंस करे वो करे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब वो कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये जो टाइम वेरी कर रहा है, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट टाइम, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाने में पॉसिबल है। मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से आई कि उन्होंने एक बार एक कैपेसिटर प्लेट ली और उसके प्लेट के दोनों प्लेटों के बीचों बीच एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। अब मैग्नेटिक कंपास को रखने का उनका मतलब था कि वो चेक करना चाहते थे कि इसके अंदर भी अगर कोई करंट होता है, क्योंकि जब सर्किट पूरा होता है तो सर्किट तभी पूरा होगा जब करंट फ्लो करेगा एक पूरा साइकिल। अब साइकिल कंप्लीट हो रही है, और वो कैसे हो रही है? जबकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ वैक्यूम है, कुछ एयर है, तो वहां कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। तो ये तो उन्होंने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये उन्होंने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये पता लगाना था कि यहाँ पर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है, ये देखने का केस था कि वहां कोई करंट है, और करंट है तो कैसा करंट है। क्योंकि एम्पेयर सर्किट लॉ की इक्वेशन हमें सिर्फ यही बताती थी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तभी होगी जहां पर करंट प्रेजेंट होगा, जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है, जो नेगेटिव प्लेट एक्यूमुलेट हो रही है वो इधर से हो रही है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है इधर को, और नेगेटिव करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स उसके पास जाना चाहेंगे। प्रोटॉन्स अगर उसके पास जाना चाहेंगे तो इस प्लेट पर एक्यूमुलेट होंगे। यहाँ आ गई ये पॉजिटिव प्लेट, यहाँ आ गई नेगेटिव प्लेट। सो ये दोनों अगर यहाँ पर बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये इस तरफ, ठीक है, ये जनरेट होगी। और ये जब चार्ज बढ़ते जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो भी चेंज होती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर फ्लक्स चेंज हो रही है, जो हमने पहले बात की कि टाइम वेराइंग फ्लक्स, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है, कि जितने अमाउंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां गए उतने उसके एवज में प्रोटॉन्स वहां गए। सो टाइम वेराइंग यानी कि टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है, और अगर टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है तो यहाँ पर एक ये पाथ दे रहा है करंट को फ्लो करने का, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगी और वो करंट बनाएगी, और करंट इसके अंदर जो है, इस प्लेट के अंदर करंट बनाएगी, और जो करंट वो बनेगा वो अलग इंटेंसिटी का बनेगा, अलग मैग्नीट्यूड का बनेगा, और उसी को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये इक्वेशन एम्पेयर सर्किट लॉ के बिना अधूरी थी। इसी वजह से एम्पेयर के काम पर मैक्सवेल ने काम किया आगे, और दोनों ने मिलकर एक कंबाइंड लॉ बना दिया, दैट इज कॉल्ड एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। क्योंकि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ये बात मैक्सवेल ने आकर बताई कि जो कैपेसिटर प्लेट है उसके बीच में से जो चार्ज फ्लो करेगा, या जो चार्ज फ्लो करने के बाद करंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि ये डिस्प्लेस हो रहा है करंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पूरी इक्वेशन बनी, दैट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I
प्लस म्यू नॉट डी जो कि मैक्सवेल की कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ ये बनी और मैक्सवेल के कॉन्ट्रीब्यूशन के आगे अब ये बन चुका है। अब दोनों जो कैपेसिटर प्लेट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगी दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट दैट इज ई पॉजिटिव इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड की बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जो वैल्यू है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को हम चेंज कर सकते हैं क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी। ओके सो अब E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू को एक जगह रख दिया दैट इज चार्ज। ई ए एप्सिलॉन नॉट को हम एक जगह ले आए और ई ए एप्सिलॉन नॉट में से ई ए जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम करेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जिससे कि वहाँ पर बी ए होता था मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर ई ए है यहाँ पर और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई ई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जनरेट जब होती थी उसको हम डिनोट करते थे फाई बी से, इसको डिनोट करेंगे फाई ई से। सो फाई ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू एंड अगर टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो डी फाई ई अपॉन डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और ये हमें बात पहले से पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास करंट होता है और ये करंट कौन सा होगा, ये करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आई डी इज इक्वल टू डी फाई ई अपॉन डी टी इंटू परमिटिविटी। अब परमिटिविटी है कांस्टेंट तो हमारा जो करंट है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा डी फाई बाय डी टी डी फाई ई बाय डी टी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज पर पूरा का पूरा करंट डिपेंड करेगा। सो यही है हमारा एम्पेयर मैक्सवेल लॉ या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये पूरा टॉपिक हमारा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोल मान सकते हैं इस चैप्टर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटेक्शन तो हो गई, अब इसका सोर्स क्या है। उस सोर्स के लिए पहले ये एक जेम्स मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट हुआ, एम्पेयर मैक्सवेल का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद हर्ट्स ने इसी पर आगे काम करना शुरू किया। हर्ट्स वही साइंटिस्ट हैं जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी का यूनिट मिला है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने ढूंढी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स को भी उन्होंने डिफाइन किया एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसका एपरेटस भी काफ़ी छोटा सा ही है, इसका एपरेटस भी काफ़ी छोटा सा ही है। यहाँ पर जो हमारे पास एक छोटा सा एपरेटस है दैट इज ये जो हमारे पास है ये है एक इंडक्शन कॉइल, इंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, एक यहाँ से करंट फ्लो करेगा। उसके साथ अटैच है यहाँ पर दो मेटालिक सरफेसेस या मेटालिक प्लेट्स दैट इज ए एंड दैट इज बी। ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक इंडक्टर प्लेट से या एक इंडक्शन प्लेट से जुड़ी हुई है। M1 और M2 यहाँ पर एक दो पॉइंट एंड्स हैं जो कि आगे निकले हुए हैं जिसके बीच का गैप है 60 सेंटीमीटर। और इसी एपरेटस के साथ एक मेटालिक रॉड, कर्व्ड रॉड भी आगे प्लेस्ड है, थोड़ी सी दूर इसकी मेटालिक रॉड भी प्लेस्ड है। सो ये सिंपल है। और हमारे पास जो ये रॉड्स हैं जिसकी
जिसके साथ ये अटका हुआ है, ये दो मेटालिक रॉड्स हैं हमारे पास, जिसके साथ ये कैपेसिटर प्लेट्स अटैच्ड है। अब जो करंट हम फ्लो करना स्टार्ट करेंगे थ्रू द इंडक्शन कॉइल, तो उसकी वजह से जो चार्ज है धीरे धीरे जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगा मेटल प्लेट पर, एंड जब मेटल प्लेट पर एक्सेस चार्ज हो जाएगा तब वो आएगा इलेक्ट्रिक या मेटालिक रॉड्स पर। मेटालिक रॉड M1 और M2 एंड्स तक वो करंट आ जाएगा। अब अगर अब चार्ज फ्लो करता जा रहा है तो M1 और M2 पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायमेंशन जो है वो रॉड की 1 मीटर है। चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ए पर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, बी पर जा रहा है नेगेटिव चार्ज। सो M1 और M2 के बीच एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर चार्ज इन्फिनिटी तक फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज को हम रोक नहीं रहे, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, देन जो M1 और M2 है हमारे पास, M1 एंड M2 यहाँ पर जो हमारे पास हैं, वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस रेशो को भी पार कर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट, अगर इसको भी पार कर जाती है, देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि एयर एक इंसुलेटर है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, बट अगर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो ब्रेक डाउन कर देगी एयर के इंसुलेशन को, यानी कि एयर को भी एक कंडक्टर बना देगी, एयर को भी वो कंडक्टर बना देगी। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब पॉजिटिव प्लेट वाले नेगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे। अब आना चाहेंगे तो वो अगर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रोड्यूस थी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव थे, अब चलेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे और आपस में भिड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में भिड़ते हैं तो एक स्पार्क निकलता है, एंड दैट स्पार्क इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ये स्पार्क अपनी एनर्जी ट्रैवल कर सकता है और पास पड़ी मेटालिक सर्कुलर रॉड है तो ये वहां तक ट्रैवल कर जाएगा। थोड़े मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी में फर्क आएगा, लेकिन उतना का उतना ये ट्रैवल कर जरूर जाएगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एनर्जी कैरी कर सकती हैं और कैरी करके ये एनर्जी कहीं और पहुंचा भी सकती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ से सामने आती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुआ था वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे करंट फर्दर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं, दैट इज हर्ड एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो कि करने जरूरी है। और स्पार्क निकलेगा तो उसको हम कहेंगे स्पार्क गैप। M1 और M2 के बीच जो स्पार्क निकलेगा उसको हम कहेंगे स्पार्क गैप। और ये स्पार्क गैप आजकल के मोटर व्हीकल्स में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये स्पार्क गैप का जो स्पेसिफिकेशंस है या जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ भी यूज़ किया जाता है। सो दैट इज द मेन रीज़न दैट इज स्पार्क गैप इंट्रोड्यूस इन दैट, क्योंकि स्पार्क गैप आजकल के मोटर व्हीकल्स में काफ़ी तरीके यूज़ किया जाता है। सो ये एक बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे ये भी पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं शॉर्ट रेंज होती है इनकी फ्रीक्वेंसी की। सो ये लो फ्रीक्वेंसी में ही आते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ कर सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स एज वेल एज टीवी सिग्नल्स उसमें इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कैरी कर एक जगह के जो टेलीकास्ट है उसको दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है।
सो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक ओवर होता है. नाउ वी विल डू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ वी विल डू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर अब कैसा होगा उसके बारे में जान लेते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास होंगी उसकी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. यहाँ पर दो कंपोनेंट आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हमने दो मान रखे हैं कि एक जाएगी वाई डायरेक्शन में तो दूसरी जाएगी जेड डायरेक्शन में. एक जाएगी वाई डायरेक्शन में तो दूसरी जाएगी जेड डायरेक्शन में. ये हमने मान रखे हैं कंपोनेंट. अब हमारे पास ये आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में जा रही है. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कि 90 डिग्री हैं. अब जो हमारे पास प्रोपेगेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यानी कि डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, एक्स एक्सिस में वो मूव करेगी. एज वी सीन इन द ग्राफ देयर इज टू propagation. One is electric field, that is this, and the second is magnetic field, that is this. तो ये प्रोपेगेशन दोनों हो रही हैं. यहाँ पर ये हुई x डायरेक्शन में, यहाँ पर हुई ये y डायरेक्शन में. सो हमारे पास x और z, नॉट x और z, y और z डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन हो रही है उन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स एक्सिस में, यानी कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कुछ इस तरीके से होगी यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे मूव करेगी. ठीक है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स एक्सिस आती है क्योंकि एक वाई एक्सिस में है एक जेड एक्सिस में है. दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होने वाला है. अब क्लास 11 के टॉपिक से हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी कि वेव के अगर इक्वेशन है तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके दो इक्वेशन बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन. तो ई एक्स कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वहां पर हम ले सकते हैं. ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी minus kx. E naught and B naught are the max values of electric field and magnetic field. जहाँ पर ग्राफ बिल्कुल टॉप पर दिया है. उसके बाद ये स्टेप डाउन करना स्टार्ट कर देगा ग्राफ. ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी दोनों में ही, टी टाइम पीरियड रहेगा, के यहाँ पर रहेगा वेव वेक्टर और एक्स जो रहेगी वो ओरिजिन से उस तक की डिस्टेंस रहेगा वेव तक. के हमारे पास वेव वेक्टर एक नई फॉर्म है दैट इज 2 पाई अपॉन के. वेव वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर प्रोपेगेशन वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं. दोनों हम बोल सकते हैं, या तो वेव वेक्टर या फिर प्रोपेगेशन वेक्टर. तो वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी में काम आता है. वेलोसिटी होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा ही होगी. ओमेगा इज इक्वल टू सी के. सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है क्योंकि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी उतनी ही होगी जितनी लाइट की स्पीड है. एंड के इज अ वेव वेक्टर. अब वेव वेक्टर की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू सी, नॉट 2 पाई के नहीं, 2 पाई अपॉन वेवलेंथ है. सो ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू 2 पाई अपॉन वेवलेंथ एंड ओमेगा की वैल्यू 2 पाई वी हम पुट कर दें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. और जो v है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. c स्पीड ऑफ लाइट है, अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मिल जाने वाला है. अब रिलेशन का पता लगा सकते हैं हम इसको. रिलेशन मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वो रिलेशन मैक्सवेल ने दिया था कि E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मैक्स
मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाने वाली है। अगेन मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी कि स्पीड ऑफ लाइट की भी एक इक्वेशन है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सिर्फ फ्री स्पेस के, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ जाएगी। अगर अदर मीडियम में है तो वो v लेंगे, v इज इक्वल टू 1/μe। म्यू उसका कांस्टेंट, permeability constant of that medium and epsilon naught is permeability constant of that medium। तो उस सेम मीडियम के लिए हम वो चीज़ें पुट कर देंगे एंड देन वी फाउंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर किसी वजह से हमें इसका दोनों का डिवीजन करना पड़ जाए तो डिवीजन इज इक्वल टू c/v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वर्सेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is equal to under root of 1/μ0 epsilon naught into mu epsilon naught upon 1। सो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mu epsilon naught upon mu0 epsilon naught, that is none other than the relative permeability and relative permittivity। so Ne जो दोनों का रेशियो बनेगा Ne को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्लास 10 में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा था, वहाँ पर हमने सिंपल लाइट का सोर्स पढ़ा था जहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो वो ट्रैवल करने के साथ में वो अगर मीडियम अपना चेंज करती है तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसकी वजह से लाइट स्ट्रेट जाते हुए अपनी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा स्लांट कर लेगी, यानी कि जो नॉर्मल प्रोपगेशन थी लाइट की वो चेंज हो जाएगी और लाइट थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। तो उसको हम Ne से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पर हमारे पास मैटर चेंज हो रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो मीडियम चेंज होने के साथ साथ वहाँ पर हमारे पास कुछ स्लांट आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी स्लांट आएगा और वो स्लांट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसी के साथ हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोपगेशन है उन दोनों की प्रोपगेशन के दोनों के परपेंडिकुलर चलती है, इसी वजह से इसका ट्रांसवर्स नेचर है। वेलोसिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कैसी है, कैसा मीडियम है। दो टॉपिक और आते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रेशर ऑन सरफेस। डेंसिटी दोनों का एडअप कर देंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में मैग्नेटिक डेंसिटी और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। दोनों को हम क्लब कर देंगे एंड देन वी फाइंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो क्या होती है, E0 E²/2 एनर्जी डेंसिटी होती है एंड B²/2 μ0 दैट इज मैग्नेटिक डेंसिटी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो E0 E²/2 प्लस B²/2 μ0, so that is the density of electromagnetic wave। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर वो किसी सरफेस पर फॉल करती हैं तो वो उस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा डुअल नेचर है रेडिएशन और मैटर का, वो भी जानेंगे कि रेडिएशन में भी मैटर होता है और मैटर में भी रेडिएशन होती है। सो उस चैप्टर नंबर 11 को आगे हम कवर करेंगे, बट फॉर नाउ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू mc², जो कि हमारी वैल्यू है केमिस्ट्री के टॉपिक से। E इज इक्वल टू mc², जहाँ पर मास आता है और स्पीड ऑफ लाइट आती है। तो यहाँ पर मास आता है, स्पीड ऑफ लाइट आती है। अभी तक ये अननोन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मास होता है
मास होता है। तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर को ना लेते हुए हम एम सी सी लेंगे, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो दो स्पीड ऑफ लाइट लेने का मतलब है हम एम सी को मोमेंटम से चेंज कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है हमारा, एम सी, एक बार एम सी होता है, तो मोमेंटम से हमने इसको चेंज किया, देन वी फाइंड द E इज इक्वल टू पी सी एंड P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है अगर हमारे पास मास अनगिवन भी है देन तब भी हम रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं, दैट इज E अपॉन यू। और E को हम अगेन चेंज करेंगे U से। U एनर्जी है, जितनी एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैरी कर रही है, जितनी एनर्जी कैरी कर रही है, अपॉन में जितनी स्पीड से वो आ रही है उतनी ही हमारी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो P इज इक्वल टू U अपॉन 3, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन जितना प्रेशर लगाएगी उसको हम कहेंगे रेडिएशन प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट्स, इनकी फोर्स लगा रही है कुछ तो उसके यूनिट्स न्यूटन होंगे, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इतनी तक वो फोर्स लगा सकती है। एज वी टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर हम सनलाइट को किसी सरफेस पर फॉल करवाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो सरफेस वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस वो वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वो वार्म होना स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन प्रेशर लग रहा है, और रेडिएशन प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है और जो एनर्जी कलेक्ट होती जा रही है उस सरफेस पर, वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा, देन एनर्जी विल गिव अस द वार्म इफेक्ट। तो देयर इट इज। तो ये इतना टाइप का रेडिएशन प्रेशर लगने वाला है। अगला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि जो स्पेक्ट्रम, जितना स्पेक्ट्रम है, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इस पूरे बैंड में लाए हैं। जो 7 डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको क्लब कर दिया एक जगह पर, दैट इज द नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें 3 तरह की चीजें हम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, किस तरह की वो वेव है और कितनी उसकी वेवलेंथ है। स्टार्टिंग विद गामा रेज, उसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा 10⁻⁻19 टू 10⁻28 हर्ट्ज। ये ऑर्डर है, इसके आगे की वैल्यू चेंज हो सकती है, इतना ऑर्डर तो उसका होगा ही, 10⁻⁻ जितनी भी है वो उसकी रहने वाली है, वो रहने वाली है। अगला हमारे पास आता है एक्स रेज, बट बिफोर दैट गामा रेज की वेवलेंथ है 10⁻11 टू 10⁻20 मीटर, ठीक है। एक्स रेज आती हैं आगे, एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी है 10⁻16 टू 10⁻19, वेवलेंथ आती है उसकी 10⁻8 टू 10⁻12 मीटर। यूवी रेडिएशन जो सन से रेज आती है दैट इज फ्रीक्वेंसी 10⁻14 टू 10⁻17 एंड द वेवलेंथ इज 10⁻6 टू 10⁻9 मीटर। आगे हमारी विजिबल रीजन आती है दैट इज विबग्योर। विबग्योर की फ्रीक्वेंसी है 10⁻14 टू 10⁻15, काफ़ी शॉर्ट रेंज का ये ऑर्डर होता है, एंड द वेवलेंथ इज इक्वल टू 10⁻6 टू 10⁻7 मीटर। ये वैल्यूज अप्रॉक्स में दी हुई हैं, जो वैल्यूज हैं इक्वल वैल्यूज अप्रॉक्स में नहीं आती, वो कुछ पॉइंट्स में आती है, तो उसको हम जनरली एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर लिख सकते हैं कि अप्रोचिंग टू 21 हो सकती है। अप्रोचिंग टू मतलब जितना भी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर लेने से अच्छा हम इसको होल नंबर में लेकर चलते हैं, देन इट विल बी इजी। इंफ्रारेड वेव्स आती हैं दैट इज इन द फ्रीक्वेंसी 10⁻12 टू 10⁻14। फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, वेवलेंथ इसकी है 10⁻4 टू 10⁻6 मीटर। अगली हमारी आती है माइक्रोवेव्स, फ्रीक्वेंसी द 10⁻10 टू 10⁻12 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ है 10⁻1 टू 10⁻2 मीटर। अब आगे जो 4 तरह की वेव्स हैं दैट इज शॉर्ट रेडियो वेव्स, टीवी एफएम वेव्स,
AM रेडियो वेव्स या लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये चारों रेडियो वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, बट इनको 4 पार्ट्स में इजीली डिवाइड किया जाता है ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ माइंड आ सके। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻7 to 10⁻12 एंड द वेवलेंथ इज इक्वल टू 10⁻1 to 10⁻⁻4 मीटर। टीवी और एफएम वेव्स जो होती हैं वो 10⁻7 to 10⁻9 फ्रीक्वेंसी की होती हैं, एज वेल एज वेवलेंथ जो इसकी होती है 10⁻0 to 10⁻1 मीटर। AM रेडियो वेव्स अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻6 to 10⁻7 एज वेल एज द वेवलेंथ इज इक्वल टू 10⁻1 to 10⁻3 मीटर। और लॉन्ग रेडियो सैटेलाइट के लिए यूज किए जाते हैं, तो 10⁻1 to 10⁻6 इसकी फ्रीक्वेंसी है एंड 10⁻3 to 10⁻9 इसकी वेवलेंथ होने वाली है। अब जो 7 तरह की डिफरेंट वेव्स हैं उसका जरा सा एक स्मॉल कैटेगराइजेशन ले लें, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, कितनी उसकी नॉर्मल तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं और कहाँ कहाँ वो यूज होती हैं। स्टार्टिंग विद रेडियो वेव्स, ये प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर दें चार्ज का एक कंडक्टिंग वायर में। मेनली ये टीवी के कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है। रेडियो की जो रेंज होती है यहाँ पर वो होती है 54 to 890 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है जनरलाइज तो वो होती है 500 to 1000 मेगाहर्ट्ज। AM बॉन्ड की जो रेंज होती है दैट इज 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। और जो मोबाइल सिस्टम में हमारा FM रेडियो यूज होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। एक बड़ा वैल्यू लेने के लिए हमने मेगाहर्ट्ज लिया है, बट जनरल जो वैल्यूज हैं वो हर्ट्ज में होती हैं। हर्ट्ज एक छोटा यूनिट है, इसी वजह से हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया यहाँ पर। सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती हैं एक स्पेशल वैक्यूम होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है जो कि क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या फिर गन डायोड का बना होता है। अब ये डायोड का बना होता है तो ये यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रेंज शॉर्ट होती है। माइक्रोवेव्स की रेंज शॉर्ट होने के कारण ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन, माइक्रोवेव ओवन्स एज वेल एज इट विल यूज इन स्पीड गन्स। तो स्पीड गन्स में जो कि क्रिकेट में यूज होती है, क्रिकेट में हर बॉल के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीडोमीटर में ये माइक्रोवेव्स यूज किए जाती हैं। तो माइक्रोवेव्स हर बॉल का स्पीड बता देती है कि कितनी स्पीड से ये बॉल इतना डिस्टेंस कवर करके वहां पर पहुंची है। जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की अगर सिलेक्टेड ही होती है क्योंकि इसको मैच करना होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाटर की। वाटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करता है वाटर मॉलिक्यूल, जितनी फ्रीक्वेंसी पर वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा उतनी ही अगर हमने फ्रीक्वेंसी दे दी माइक्रोवेव्स की, देन द माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट इनटू द फूड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी और पेनिट्रेट करने के साथ वो वाटर के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन के साथ उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। एनर्जी अगर उसकी खर्च हो रही है देन इट विल produce some heat and the heat will evaporate the water molecule inside the food। उस खाने में से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा खाना गर्म हो जाएगा क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल की जगह उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या उस माइक्रोवेव को लेनी है। एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी और उस एनर्जी से हमारा जो फूड है वो वार्म कंडीशन में आ जाएगा। अगली आती है हमारी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड प्रोड्यूस की जाती है हॉट बॉडीज से या मॉलिक्यूल से। अब नॉट सो हॉट एज सन, बट रेंज उसकी सन से कम होती है। हॉट बॉडीज की
सन से इंटेंसिटी कम होती है। सन तो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है वहाँ पर, बट उससे कम हॉट कंडीशन पर जितनी कंडीशंस हम अर्थ पर प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसको हम हीट वेव्स भी कहते हैं। अब ये फिजिकल थेरेपीज में यानी कि मसाजेस वगैरह में ये यूज़ किया जाती है। सोना थेरेपी में इसका यूज़ होता है। ऑल्सो इंफ्रारेड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंफ्रारेड के जो डिटेक्टर्स हैं वो सैटेलाइट में भी यूज़ किए जाते हैं। अर्थ की सैटेलाइट को के लिए यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टीवी रिमोट है, वीडियो रिकॉर्डर हैं, या फिर और भी जो हमारे थोड़े इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो भी इंफ्रारेड वेव्स को एमिट करते हैं। इंफ्रारेड वेव को एमिट करते हैं। अब इंफ्रारेड वेव्स और भी काम आती हैं, जैसे कि अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर जाते हैं तो वहाँ पर भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट में, ताकि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हमारी आती है विजिबल रीजन। इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। फैमिलियर फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट कर सकती है। फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। कुछ इंसेक्ट्स यानी कि स्नेक्स वगैरह भी आप हमारे पास all animals, mainly all animals, all mammals can detect visible region of electromagnetic waves. आगे बात चलती है यूवी रेडिएशन की, जो हमारे पास सन से आती है, वेरी हॉट बॉडी से प्रोड्यूस की जाती है, और एज वेल एज स्पेशल लैम्प्स भी होते हैं यूवी रेडिएशन को करने के लिए। ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि ओजोन लेयर तभी इससे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है। अब जो हमारे पास इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या बनेगी, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसका एक्सपोजर हो जाए तो ये टैनिंग भी कॉज कर सकता है। ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सपोजर स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। ज़रा बहुत एक्सपोजर से हमारे पास टैनिंग हो सकती है, बट ओवर एक्सपोजर से स्किन कैंसर तक का खतरा बन सकता है। अब जो यूवी लैम्प्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस के लैम्प्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्पेशल लैम्प्स की ज़रूरत होती है। और यूवी लैम्प्स जो हैं वो यूज़ होते हैं प्योरीफायर्स में जर्म्स को किल करने के लिए। प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर जो होते हैं वहाँ पर यूवी लैम्प्स लगे होते हैं जो कि एयर में से जर्म्स को किल करते हैं। ऑल्सो इसका एक और एप्लीकेशन भी है कि ये वेल्डिंग प्रोसेसेस में यूज़ होती है। वेल्डिंग प्रोसेसेस में यूवी रेडिएशन यूज़ होती है। इसी वजह से जो वेल्डर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का ग्लास लगाते हैं ताकि वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहे। यूवी रेडिएशन अगर आइज में चली जाए तो दे कैन कॉज हार्म टू आइज, बट इसी वजह से वो एक ग्लास लगा के रखते हैं ताकि यूवी रेडिएशन से वो प्रोटेक्टेड रहे। यूवी रेडिएशंस आई सर्जरी में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, जहाँ पर आई से हमें कुछ डर्ट रिमूव करनी होती है या फिर कुछ ट्रीटमेंट करना होता है जिसमें अंदर की चीज़ जो है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, इसमें ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरेज। एक्सरेज अननोन नहीं है, एक्सरे हमेशा मेडिकल प्रोफेशन में करवाते ही रहते हैं व्हेन वी नीड सम बोन ट्रीटमेंट, सो एक्स रे हम करवाते रहते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻3 मीटर। ट्रीटमेंट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर का कर सकती है, बट ओवर एक्सपोजर लाइफ को भी डेंजर में डाल सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज गामा रेज। गामा रेज सबसे ऊपर की फ्रिक्वेंसी की रेंजेस हैं, रेज हैं। इसकी वेवलेंथ होगी 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻19 मीटर। और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। यूज ये होती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं कैंसर सेल्स को। बट वन मोर थिंग टू लर्न दैट ओवर एक्सपोजर कैन डेंजर लाइफ। अगर इसका ओवर एक्सपोजर हो जाए तो ये भी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। सो यही इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। एज वेल एज इसके चैप्टर के इतने न्यूमेरिकल्स भी नहीं हैं तो इसको हम आराम से कर सकते हैं।
So next we will start our next chapter, that is ray optics, from tomorrow. So that's all for the chapter. I hope you all will understand this one short video जो पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है वन शॉट में. So hope you like it and enjoy it, and hopefully follow the refined version or 2.0. So till then, we will meet next time by chapter number 9, wave ray optics. Bye bye.